हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिश पटेल। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है एम्बोलाई। देखो एम्बोलाई क्या होता है। देखो अगर कोई भी एक जगह पर थ्रोम्बस फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर थ्रोम्बस की कैपेसिटी होती है कि वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए, और ये जो छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ है ना, उसी को हम एम्बोलाई बोलते हैं। और ये एम्बोलाई क्या करेंगे, एंड आर्टरीज में जाकर जहाँ पर आर्टरीज की लेंथ थोड़ी सी डायमीटर थोड़ा सा छोटा होगा, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे। और पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे तो वो वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। ठीक है। तो देखो बेसिकली डेफिनेशन में भी मैंने यही लिखा है कि डिटैच, सॉलिड, लिक्विड या गैस मैटर, और इसमें से भी सॉलिड है वो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। और ये डिटैच्ड पार्ट है वो स्प्रेड कैसे होगा, वेसल्स के थ्रू अलग अलग साइड्स पे ये स्प्रेड होगा, और ये कॉज क्या करेगा, एंड ऑर्गन इन्फेक्शन। ठीक है, जैसा मैंने आपको समझाया वैसे ही कि थ्रोम्बस डिवाइड करेगा, मोस्टली सॉलिड मैटर में डिवाइड करेगा, और फिर वो अलग अलग साइड्स पे पहुंचेगा वेसल्स के थ्रू, और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर देगा। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है एम्बोलाई। अब देखो मोस्ट कॉमनली इसमें से पूछे ना तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म ही है। थ्रोम्बस में से एम्बोलाई ने जाकर कहीं पर डिसलॉज हो गई, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन देखने को मिला। अब हमें इसके टाइप्स पढ़ने हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के, और इसका सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, वो है पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। देखो इसमें ना रॉबिन्स में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर से यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, इसके ऊपर से मेनली एमसीक्यूज ही देखने को मिलते हैं। तो इसको आप कैसे पढ़ना, एक तो इसका ओरिजिन देख लेना, और ये कहाँ पर पहुँच रहा है, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन क्या है इसकी, ये देख लेना। बस ये दो आप करोगे ना तो आपके सारे के सारे एमसीक्यू इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की तरफ चलते हैं। ये मोस्ट कॉमन है, इसका ओरिजिन होता है लेग्स से, लेग वेन से, जिसे हम फ्लेबो वेन्स भी बोलते हैं। देखो कभी कभी है ना, इसको एमसीक्यू में डीप वेन थ्रोम्बोसिस करके भी दिया होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, वो यही फ्लेबो वेन्स की बात कर रहा है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है। और देखो ये लेग्स में ओरिजिन हुआ, और अब जाएंगे कहाँ पर, राइट हार्ट चैम्बर में जाएंगे, और उनमें से भी मोस्ट कॉमनली जाएंगे बाइफर्केशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, और वहाँ पर जाके डिसलॉज हो जाएंगे। देखो ये बाइफर्केशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी है, और ये पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है। इसका शेप भी इंपॉर्टेंट है, ये सैडल शेप्ड है, इसीलिए कभी कभी इसको सैडल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी कह देते हैं। ठीक है। और ये यहाँ पर अगर पहुंच जाएगा तो ये क्या करेगा, राइट हार्ट चैम्बर है इसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है। देखो ओरिजिन और इसके फाइनल डेस्टिनेशन, ये दो चीज़ें याद रखना। इसका ओरिजिन होता है फ्लेबो वेन से, मतलब लेग वेन से, और लेग्स के ये पहुंचेगा कहाँ, फाइनली राइट हार्ट चैम्बर में, और उसमें भी मोस्ट कॉमनली बाइफर्केशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो इसी में एक इसका सब टाइप आता है पैराडॉक्सिकल थ्रोम्बस। मतलब क्या होता है कि देखो ये राइट हार्ट चैम्बर को ब्लॉक कर रहा है, अब ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ट्रांसफर हो जाए, लंग्स को पास करे बिना। और ये कैसे हो सकता है, अगर यहाँ पर कोई सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट हो तो ही हो सकता है। अगर सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट है तो ये राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, लंग्स को क्रॉस करे बिना। ठीक है। तो ये था पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ये मोस्ट कॉमन है, ये लेग्स से स्टार्ट होता है, राइट हार्ट चैम्बर तक जाता है। अब देखो इसके बाद आता है सिस्टमिक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। देखो सिस्टमिक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का एकदम उल्टा होता है, कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हार्ट से ही स्टार्ट होता है। 80% इंट्राकार्डियक म्यूरल थ्रोम्बस से स्टार्ट होता है। ये म्यूरल थ्रोम्बस क्या है, अब आपको पता होगा कि वॉल पे है, और इंट्राकार्डियक प्रेजेंट है। ये इसका ओरिजिन है, यहाँ से मतलब हार्ट से ये स्टार्ट हुआ। अब ये कौन कौन सी साइट पे जाएगा, ये बहुत ज़्यादा साइट पे जाता है। उसमें सबसे मोस्ट कॉमन साइट है फीमोरल आर्टरी, और फीमोरल आर्टरी कहाँ पर प्रेजेंट है, लेग में। तो ये पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का एकदम उल्टा है, ये हार्ट से स्टार्ट होगा और लेग्स में जाएगा। ठीक है, ऐसा करके याद रख लो। वैसे इसका ऐसा कुछ लिंक नहीं है, अगर फीमोरल आर्टरी में जाएगा तो ये फीमोरल आर्टरी में वहाँ पर गैंग्रीन कॉज कर देगा। अगर ये सेरिब्रल आर्टरी में जाएगा तो वहाँ पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से स्ट्रोक करा देगा। और भी कई आर्टरीज में जाता है, जैसे कि स्प्लीनिक आर्टरी है, हिपैटिक आर्टरी है, मिजेंट्रिक आर्टरी है, यहाँ पर ये नेक्रोसिस करा देगा, क्योंकि इस्चेमिया हो जाएगा, और इस्चेमिया की वजह से नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं एक बार सिस्टमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को। ये स्टार्ट होता है इंट्राकार्डियक म्यूरल थ्रोम्बस से, और फाइनल इसकी डेस्टिनेशन है मोस्ट कॉमनली फीमोरल आर्टरी, जहाँ पर वो गैंग्रीन कॉज कर देगा।
और अगर सेरिब्रल आर्टरी में जाएगा तो स्ट्रोक कॉज कर देगा। उसके अलावा तो नेक्रोसिस तो कॉज करता ही है। इसके बाद नेक्स्ट एम्बोलिज्म है फैट एंड मैरो एम्बोलिज्म। फैट एंड मैरो एम्बोलिज्म का ओरिजिन है फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स हो गई जैसे कि फीमर है, टिबिया है और भी ह्यूमरस है, ये इनके बोन के फ्रैक्चर हो जाएगा ना, ये वहाँ से स्टार्ट होगा और ये फाइनली जाएगा कहाँ पर? देखो, ये अगर लंग्स में जाएगा ना तो वहाँ पर पल्मोनरी इडिमा कॉज कर देगा, पल्मोनरी इडिमा कॉज कर देगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा हमें। अगर ये सीएनएस में जाएगा तो वहाँ पर स्ट्रोक कॉज कर देगा। देखो, सेरिब्रल आर्टरी हो या फिर सीएनएस से रिलेटेड कहीं भी हो तो ये स्ट्रोक ही कॉज करेगा, ये एक ध्यान रखना। और लंग्स की बात हो ना, या तो ये एल्वियोलर इडिमा कर सकता है या पल्मोनरी इडिमा कर सकता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। और इसके अलावा फीमोरल आर्टरी हो तो गैंग्रीन कॉज करेगा। और उसके अलावा कोई भी आपको ना ऑप्शन दिया हो तो वहाँ पर नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। देखो, और ये ना यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट भी हो जाता है और ये यूरिन में माइक्रो एम्बोलाई ऑफ फैट देखने को मिलता है, माइक्रो एम्बोलाई ऑफ फैट। देखो, इसके ऊपर से एमसीक्यू आते हैं। ये यूरिन वाला पॉइंट है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर से एमसीक्यू मैंने देखे हैं, तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना कि फैट एंड मैरो एम्बोलिज्म है, उसका ओरिजिन होगा फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन से। अगर लंग्स में पहुंचेगा तो ये वहाँ पर पल्मोनरी इडिमा कॉज कर देगा। अगर सीएनएस में पहुंचेगा तो स्ट्रोक कॉज कर देगा। और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा तो ये माइक्रो एम्बोलाई ऑफ फैट के थ्रू होगा। ठीक है, फैट एंड मैरो एम्बोलिज्म के बारे में इतना ही था। अब इसके बाद एयर एम्बोलिज्म। देखो, ये हमने ना फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एयर एम्बोलिज्म, जिसे हम डिकम्प्रेशन सिकनेस भी बोलते हैं या फिर केजन्स डिजीज भी बोलते हैं या फिर एंटोनार्कोसिस भी बोलते हैं। देखो, क्या होता है कि जो डीप सी डाइवर्स होते हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा डीप जाते हैं, उनमें हाई प्रेशर में एयर अंदर इनहेल्ड होती है, जैसे मेनली नाइट्रोजन जाता है। अब वो धीरे धीरे करके सरफेस पे आएंगे ना, सी लेवल के सरफेस पे, तो वो एयर रिलीज आउट हो जाती है। पर अगर वो बहुत ही जल्दी सरफेस की तरफ एसेंड करे ना, तो ये डिजॉल्व्ड एयर है ना, वो एयर बबल्स की फॉर्म में बाहर आ जाती है। और अगर ये डिजॉल्व्ड एयर है वो 100 सीसी से ज़्यादा की है, 100 सीसी या 100 ml से ज़्यादा की है, तो वो क्या बोलते हैं, ये सिम्टम्स कॉज कर देगी। और अगर देखो, ये बबल से ये जो वेसल्स में ट्रैवल कर रहे हैं, वो अगर लंग्स में पहुंच गए ना तो चोक करा देंगे, पेशेंट चोक हो जाएगा। और अगर स्पाइन्स में पहुंच गए तो स्पाइन्स में बेंड्स कॉज कर देंगे। और सीएनएस में पहुंच गए तो कन्फ्यूजन्स कॉज कर देंगे। देखो, समझो, सीएनएस में स्ट्रोक क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये एसिड थ्रोम्बस नहीं है, ये एयर के बबल्स है। एयर के बबल्स अगर सीएनएस में पहुंच जाएंगे तो ये कन्फ्यूजन्स कॉज करेंगे। अगर यहाँ पर थ्रोम्बस प्रेजेंट होता तो वो स्ट्रोक कॉज कर देता। देखो, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि पेशेंट को हम आर्टिफिशियली ऐसा चेम्बर बनाए जिसमें हाई प्रेशर हो और उसको धीरे धीरे करके ऊपर लाए, जिसकी वजह से जो जितनी भी एयर डिजॉल्व्ड है हाई प्रेशर वाली, वो रिलीज आउट हो जाए। ये इसका हम कर सकते हैं। देखो, कॉज तो आप समझ गए, ये मेनली डीप सी डाइवर्स में होता है, जो बहुत ही जल्दी सरफेस के ऊपर एसेंड हो जाते हैं। और ये फाइनल साइट्स पे कौन कौन से पहुंचता है? एक तो लंग्स में पहुंचेगा तो चोक हो जाएंगे, फिर स्पाइन्स में अगर पहुंच गए ये बबल्स तो बेंड्स करा देंगे, और सीएनएस में पहुंच गए तो कन्फ्यूजन्स करा देंगे। ठीक है, एयर एम्बोलिज्म के बारे में इतना था। ओके, अब लास्ट है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। देखो, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म मतलब प्लेसेंटा से रिलेटेड है कुछ, तो इसका ओरिजिन होगा प्लेसेंटा के रप्चर से। प्लेसेंटा का रप्चर कब देखने को मिलेगा? डिलीवरी के टाइम पे या फिर डिलीवरी के जस्ट बाद। तो अब देखो, डिलीवरी हो चुकी है तो मतलब अब फीटस तो सेफ है, अब फीटस को ये अफेक्ट नहीं कर सकता, पर मदर में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर ये थ्रोम्बस है वो एल्वियोलाई ऑफ मदर पे पहुंच गया तो एल्वियोलर इडिमा कॉज कर देगा, एल्वियोलर इडिमा कॉज कर देगा। ठीक है, ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये लंग्स में पहुंच जाएगा तो या तो पल्मोनरी इडिमा कॉज करेगा या एल्वियोलर इडिमा कॉज करेगा। ये एल्वियोलाई तक पहुंच जाएगा, मतलब एल्वियोलर इडिमा कॉज करेगा। तो देखो, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में इतना ही था। मेनली 5 टाइप के हमने थ्रोम्बोएम्बोलिज्म पढ़े हैं, उसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। उसका शेप भी इंपॉर्टेंट है, सैडल शेप है और मोस्ट कॉमन भी है, उसके ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बाकी सब आप 1-2 बार देख लेना, आपको याद रह जाएगा आराम से। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द लेक्चर। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो।
अगर आपको इसको रेफ़र करना है तो आप रॉबिन्स पे से एक बार देख लेना। वैसे मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर दी है, जितनी एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं। इसके अलावा और कोई एमसीक्यू नहीं बनता है। अगर आपको मेरे लेक्चर से हेल्प हो रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ भी मेरे लेक्चर्स शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।